परिचय। रोहन दुखी है। उसके खिलौने वाली बस के 2 पहिए निकल गए हैं। अब बस दौड़ नहीं पा रही है। वो उस बस को अपने पापा के पास ले जाता है तथा उसे ठीक करने को कहता है। उसके पापा बस के दोनों पहियों को जोड़ देते हैं तथा बस पहले के तरह ही सही हो जाती है। इस अध्याय में आप पहियों की कहानी के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। पहिए के महत्व का वर्णन करना। पहिए की खोज का वर्णन करना। हर जगह पहिए। सड़कों तथा पटरियों पर चलने वाले सभी वाहनों जैसे साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक तथा रेलगाड़ी आदि में पहिए होते हैं। हवाई जहाजों में भी पहिए होते हैं क्योंकि उड़ान से पहले वे सड़कों पर दौड़ते हैं। पहिए की कहानी। बहुत समय पहले यातायात का कोई साधन नहीं था। मनुष्य पैदल चलकर दूरी तय करते थे। वह सामान को अपनी पीठ पर या अपने घरेलू जानवरों जैसे गधे, भैंसों आदि की पीठ पर लाद कर चलते थे। लेकिन लंबी दूरी होने पर उन्हें ऐसा करने में बहुत परेशानी होती थी। पहिए की कहानी। एक दिन काम करते समय एक आदमी ने लकड़ी के लट्ठे को लुढ़का दिया। उसकी आकृति गोल होने के कारण ही वो आसानी से ऐसा कर पाया था। फिर उसने एक पेड़ के तने को 2 गोल भागों में काटा। उसने उन दोनों को जोड़कर एक गाड़ी बनाई। इस प्रकार से पहिए की खोज हुई थी। पहिए का नवीनीकरण। हम लोगों ने लकड़ी के पहिए के समय से लेकर अब तक एक लंबा सफर तय किया है। अब हम एक पहिए बनाने के लिए स्टील, लोहा तथा रबर का प्रयोग करते हैं। ये पहिए मजबूत होते हैं और अधिक समय तक चलते हैं। पहियों ने यातायात को आसान बना दिया है, इसलिए पहिए हमारे दोस्त हैं। आओ खेलें। उस वस्तु पर क्लिक करें जिसमें पहिए नहीं होते हैं। हमने क्या चर्चा की? पहिए आकार में गोल होते हैं। गोलाकार होने के कारण वे आसानी से घूमते हैं। लोगों तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाने के लिए ही वाहनों में पहियों का प्रयोग किया जाता है। परिचय। पीटर, मुझे बहुत प्यास लग रही है। क्या तुम मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे सकते हो? बिल्कुल, ये लो पानी। धन्यवाद। पानी पीने के बाद मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। हे, क्या तुम जानते हो कि हमारे शरीर का प्रमुख हिस्सा पानी से भरा होता है? क्या सचमुच? हाँ, मेरी बहन ने कल मुझे इसके बारे में बताया। इसलिए आओ उसके पास चलें और पानी के बारे में और जानकारी लें। आओ सीखें। पानी और इसके प्रयोग के बारे में जानना। पानी के विभिन्न प्रकार जानना। जल चक्र और हमारे घरों में आने वाले पानी का वर्णन करना। जल संग्रहण और इसकी बर्बादी के बारे में समझना। जल प्रदूषण के कारण पहचानना। पानी। नमस्ते दीदी। नमस्ते जॉन, तुम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद। पीटर ने बताया कि तुमने उसे पानी के बारे में कई मजेदार बातें बताई थी। मैं भी उन्हें जानना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। दरअसल
पानी धरती पर सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। धरती का 70% हिस्सा पानी से भरा हुआ है और इसकी वजह से अंतरिक्ष से हमारा ग्रह नीला दिखाई देता है। पानी के प्रकार। अब मैं तुम्हें पानी के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताऊंगी। पानी 3 रूपों में मिलता है: तरल, ठोस और वाष्प। पानी के स्रोत। दीदी, हम पानी कहाँ से पा सकते हैं? ओह, तुम पानी के स्रोत के बारे में पूछ रहे हो? असल में पानी के स्रोत असीमित हैं, जैसे कुआं, तालाब, झील, नदी, सागर और महासागर। इनके अलावा भूजल भी पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पानी के प्रयोजन। जॉन, क्या तुम पानी के उपयोग का उद्देश्य जानते हो? नहीं दीदी, कृपया हमें बताओ। पानी मनुष्यों, वनस्पतियों और जानवरों के लिए आवश्यक है। हम इसे पीते हैं, हम इससे नहाते हैं, हम इससे अपना खाना बनाते हैं, हम इससे अपने कपड़े धोते और साफ करते हैं। अतः ये हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी है। जल चक्र। दीदी, कल तुमने मुझे जल चक्र के बारे में भी बताया था। कृपया इसके बारे में और बताओ। ठीक है। जल चक्र वो प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें धरती का पानी आसमान में जाता है और फिर धरती पर वापस आता है। इस प्रक्रिया में जल स्रोतों जैसे कुआं, तालाब, झील, नदी, सागर और महासागर का पानी सूर्य की धूप में गरस होकर जल वाष्प बन जाता है। ये जल वाष्प हवा के साथ ऊपर चली जाती है, फिर ठंडी होती है और बादल में बदल जाती है और अंततोगत्वा ये वर्षा में बदल जाती है। बरसात के बाद जमीन का पानी तालाब और नदी में वापस बहकर चला जाता है, जो फिर समुद्र या महासागर में जाता है और चक्र पूरा होता है। ये चक्र बार बार दोहराया जाता है। हमारे घरों में पानी की व्यवस्था। बंधुओं, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे घरों और अन्य स्थानों तक पानी कैसे पहुंचता है। तुम लोग जानते हो कि हम नल के द्वारा पानी प्राप्त करते हैं। ये पानी तालाब या नदी से लिया जाता है, फिर इसे जल संयंत्र में शुद्ध करके नलों के जाल द्वारा हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। पानी की बर्बादी। हमें अपने दैनिक कार्यों में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम मंजन करते समय या बर्तन धोते समय बहुत ज्यादा पानी बर्बाद करते हैं। कई बार नलों के छोटे लीक इत्यादि से बहुत ज्यादा पानी बर्बाद हो जाता है। प्रदूषित जल। देखो जॉन, यह पानी बहुत गंदा है। अरे हाँ, लेकिन पानी इतना गंदा कैसे होता है? भाइयों, क्या तुम जानते हो कि जलाशयों में कूड़ा फेंकने और उनमें नाला बहाने से पानी गंदा और प्रदूषित होता है? हम इस पानी का पीने या किसी दूसरे घरेलू काम के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। जल संग्रहण। दीदी, हमारी टीचर ने बताया कि हम बरसात का पानी इकट्ठा कर सकते हैं और फिर इसका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं? बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए हम एक बड़ी टंकी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम अपने घर के पिछवाड़े में एक बड़ा गड्ढा खोदकर इनमें पानी इकट्ठा कर सकते हैं।
हमने क्या चर्चा की? पानी धरती पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। पानी तीनों रूपों में पाया जाता है: तरल, ठोस और वाष्प। हम अपने दैनिक क्रियाकलाप में पानी का प्रयोग करते हैं। जल चक्र पानी को धरती से आकाश और फिर वापस धरती पर लाने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है। हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जलाशयों में कूड़ा फेंकने से वो गंदे और प्रदूषित हो जाते हैं। परिचय। क्या तुमने खाने से पहले सेब धोया था? नहीं, यह अच्छी आदत नहीं है। तुम्हें फल और सब्जियों को खाने से पहले धो लेना चाहिए। आओ सीखें। अच्छी आदतों को पहचानना, अच्छी आदतों का महत्व समझना, भोजन की स्वास्थ्यप्रद आदतों को पहचानना। कसरत। सुबह जल्दी जगना अच्छा होता है। आपने जरूर ही सुना होगा कि जल्दी सोना और जल्दी जगना व्यक्ति को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। आप प्रतिदिन 2 बार दांत जरूर साफ करें। प्रतिदिन स्नान और कसरत जरूर करें। कसरत आपके शरीर को चुस्त और स्वस्थ रखती है। दौड़ना, तैरना और साइकिल चलाना कसरत के अच्छे उदाहरण हैं। खान पान की स्वस्थ आदतें। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। जंक फूड जैसे कि पिज्जा और बर्गर खाने से परहेज करें, क्योंकि ये पौष्टिक नहीं होते। रोज 1 गिलास दूध पिएं। चॉकलेट कम खाएं। चॉकलेट आपके दांतों के लिए अच्छे नहीं होते। खेल की आदतें। आपको खेल खेलने चाहिए, सिर्फ काम और कोई खेल कूद नहीं। इससे जैक एक भोंदू लड़का बन गया। खेल खेलना एक अच्छी आदत है जिससे आप स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। रोज शाम को अपने दोस्तों के संग खेला करो। अपने खिलौने अपने दोस्तों से साझा किया करो। साझा करना एक अच्छी आदत है। शयन की आदतें। आप दिन भर काम करते हैं। आपके शरीर को काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा चाहिए होती है। जब आप सोते हैं तो आपके शरीर को आराम मिलता है। आपको प्रतिदिन 8 घंटे जरूर सोना चाहिए। सोने से पहले आपको अपने दांत जरूर साफ करने चाहिए। स्वच्छ बिस्तर पर सोएं, इससे आपको गहरी नींद आएगी। साफ हवा और पानी। हमारे शरीर को स्वच्छ हवा की जरूरत होती है। पेड़ पौधे हवा को स्वच्छ बनाने में हमारी मदद करते हैं। हमें ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। हमें जीवित रहने के लिए पानी की भी जरूरत होती है। आपको सदैव स्वच्छ पानी पीना चाहिए। गंदे पानी से बीमारियां होती हैं। पीने से पहले पानी को जरूर छान लें। भोजन की अच्छी आदतें। हमें खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथ साबुन और पानी से जरूर साफ करने चाहिए। अपने नाखूनों को हमेशा छोटा और साफ रखो,
क्योंकि नाखूनों में जीवाणु छिपे होते हैं जो हमारे शरीर में जा सकते हैं। सुबह, दोपहर और रात का खाना ठीक समय पर खाया करो। कुछ अन्य आदतें। खुद को हमेशा स्वच्छ रखें। प्रतिदिन स्नान करें। साफ कपड़े पहनें। अपना काम समय पर करें। खाने, खेलने, पढ़ने और सोने के लिए समय तय करें। अपना गृह कार्य नियमित करें। अपने माता पिता से सदैव सच बोलें। घर के लिए अच्छी आदतें। हमें घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। किताबें, खिलौने और दूसरी चीजों को उनकी जगह पर रखें। अंधेरे कमरे में टीवी न देखें और देर रात तक भी टीवी न देखें। यह आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाएगा। शौचालय के शिष्टाचार। स्नान घर और शौचालय को हमेशा साफ सुथरा रखें। शौचालय के प्रयोग के बाद हाथों को साबुन से अच्छे से साफ करें। टॉयलेट पेपर को कूड़ेदान में ठीक से डालें। वॉश बेसिन को नियमित साफ करें। हमने क्या चर्चा की? कसरत हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखती है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर आराम पाता है। हमें सुबह, दोपहर और रात का खाना समय पर जरूर खाना चाहिए। गंदा पानी हमारे शरीर में कई बीमारियों को जन्म देता है, इसलिए हमें स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए। हमें अपना स्नान घर और शौचालय सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। परिचय। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा एक वयस्क कैसे बनता है? आइए जानें कि हम अपने जीवन के विभिन्न चरणों में कैसे विकसित होते हैं। आओ सीखें। बता पाएंगे कि विकास क्या होता है? किसी बच्चे के विकास के विभिन्न चरणों के बारे में बता पाएंगे? विकास। जैसा कि हम जानते हैं, हर जीवित चीज का आकार अक्सर बढ़ता है। लंबाई या वजन में इस वृद्धि को ही विकास कहते हैं। बाल अवस्था। प्यारे दोस्तों, क्या आप यहां इस लड़की को देख पा रहे हैं? ये है मोनी। क्या आप जानते हैं कि ये केवल रेंग सकती है, लेकिन चल नहीं सकती? इसे बाल अवस्था काल कहते हैं। शुरुआती बचपन 1। देखो, अब ये थोड़ी मदद के जरिए चल सकती है। अब ये अपने खिलौनों के साथ खेल सकती है। शुरुआती बचपन 2। अब मोनी बड़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि वह अब बिना मदद के आसानी से चल सकती है। यहां हम देख रहे हैं कि वह एक ट्राइसिकल चला रही है। वह खुश है। वह ब्लॉकों का टावर बना सकती है। यह इसके बचपन का शुरुआती चरण है। मध्य बचपन। दोस्तों देखिए, मोनी अब स्कूल जा रही है। अब वह बड़ी हो गई है। शाम को वह अपनी साइकिल चलाती है। उसे कार्टून फिल्में और कॉमेडी शो टेलीविजन पर देखना अच्छा लगता है। यह उसके बचपन का बीच वाला हिस्सा है।
बचपन का आखिरी हिस्सा। अब मोनी बिना किसी की मदद के बहुत तेज भाग सकती है और कूद सकती है। अब उसे डर नहीं लगता। वह डांस स्केट सीख रही है। वह मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलती है। ये उसके बचपन का आखिरी हिस्सा है। किशोर अवस्था। कुछ समय बाद मोनी में और बदलाव आएगा और वह अपनी बड़ी बहन जैसी दिखने लगेगी। आपको आसानी से उसके शरीर में और बदलाव दिखेंगे। इस चरण को किशोर अवस्था कहते हैं। इस चरण में हम आसानी से किसी लड़के और लड़की में उनके लक्षणों के आधार पर अंतर कर सकते हैं। लोग अलग दिखते हैं। हमारे शरीर की विकास प्रक्रिया के दौरान हम में बहुत से परिवर्तन आते हैं। यही बदलाव हमें वह बनाते हैं जो हम हैं। इसीलिए ये हमें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। हमने क्या चर्चा की? हर जीवित चीज बढ़ती है और उसके आकार में बदलाव आता है। बाल अवस्था, शुरुआती बचपन, बचपन का मध्य भाग, बचपन का आखिरी भाग और किशोर अवस्था किसी बच्चे के विकास के अलग अलग चरण हैं। लोग इसलिए अलग दिखते हैं क्योंकि वे बढ़ रहे होते हैं। परिचय। कृतिका और राहुल भाई बहन हैं। रात में राहुल और कृतिका अपनी बालकनी में खड़े होकर आसमान में तारों को देख रहे हैं। राहुल कुछ तारों के विशेष क्रम को देखता है। कृतिका उन्हें देखकर बहुत उत्साहित हो गई है। वह राहुल से कहती है कि उसे आसमान के विषय में और अधिक बातें बताए। इस अध्याय में आप कुछ खगोलीय या आकाशीय पिंडों के विषय में जानेंगे। आओ सीखें। सूर्य का वर्णन करना। पृथ्वी के लिए सूरज, सूर्य के महत्व को बताना। चंद्रमा का वर्णन करना। चंद्रमा के महत्वपूर्ण आकारों की सूची बनाना। सूर्य एक चमकता तारा है। ये बहुत ही गर्म और बड़ा है। यहां तक कि ये हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। ये बहुत ही दूर है, इसलिए ये हमें छोटा दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह एक चक्कर पूरा करने में 1 साल लगाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। दोपहर में यह ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है। सुबह और शाम में परछाइयां लंबी बनती हैं। दोपहर में जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, तब परछाइयां छोटी बनती हैं। गर्मी और प्रकाश का स्रोत। सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है। इसके बिना पृथ्वी पर बहुत ही अंधेरा और ठंड हो जाएगी। पौधे, पशु और मनुष्य इस पर नहीं रह पाएंगे। सूर्य पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। तारे। आसमान में चंद्रमा और अन्य तारे भी हैं। वे रात में दिखाई देते हैं। सूर्य का चमकीला प्रकाश उन्हें दिन में छिपा देता है, इसलिए ये दिन में दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य के साथ साथ सभी तारे भी गैसों से मिलकर बने हैं। तारों का क्रम। तारे आसमान में सुंदर क्रम बनाते हैं। चलो अब इनके कुछ रोचक क्रमों को देखते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का
एक प्राकृतिक उपग्रह है। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और अपना एक चक्कर 28 दिनों में पूरा करता है। इस पर चट्टानें और बड़े गड्ढे पाए जाते हैं। चंद्रमा पर पानी नहीं होने की वजह से उस पर जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता, अर्थात इससे सूर्य का प्रकाश टकराता है, इसलिए यह चमकीला दिखाई देता है। यह सूर्य से भी छोटा है, लेकिन ये बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक पास है। चंद्रमा के आकार। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने से चंद्रमा का आकार लगातार बदलता रहता है। जब चंद्रमा आसमान में अदृश्य यानी दिखाई नहीं देता है, तब यह अमावस्या यानी नया चंद्रमा कहलाता है। जब चंद्रमा आसमान में पूरा दिखाई देता है, तो यह पूर्णिमा यानी पूरा चंद्रमा कहलाता है। हमने क्या चर्चा की? सूर्य एक तारा है। सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तारे गैसों से मिलकर बने होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है, अर्थात इससे सूर्य का प्रकाश टकराकर वापस लौटता है। चंद्रमा का आकार लगातार बदलता रहता है। परिचय। अंश के माता पिता उसे अपने साथ सर्कस दिखाने ले गए हैं। वह पहली बार सर्कस देखने आया है। उसने देखा कि सर्कस वालों के घर, उसके दोस्तों तथा रिश्तेदारों के घरों से बिल्कुल अलग प्रकार के हैं। वह अपने पिता से घरों के बारे में और अधिक बातें बताने को कहता है। बच्चों, इस अध्याय में आप घर निर्माण के विषय में जानेंगे। आओ सीखें। घर की आवश्यकताओं को पहचानना, कच्चे तथा पक्के घरों में अंतर करना, कारवां की व्याख्या करना, घर बनाने वाले लोगों के नाम जानना। घर की आवश्यकता। मनुष्य अपने परिवारों के साथ घरों में रहते हैं। एक घर हमें निम्न चीजों से बचाता है: गर्मी से, ठंड से, बारिश से, हवा से, जानवरों से और चोरों से। एक घर छत, दीवारों, फर्श, दरवाजों और खिड़कियों से मिलकर बना होता है। एक घर में कई कमरे जैसे ड्राइंग रूम यानी बैठक, डाइनिंग रूम यानी खाना खाने का कमरा, बेडरूम यानी सोने का कमरा, रसोई घर, बाथरूम यानी स्नान घर और स्टोर रूम यानी गोदाम होते हैं। इसमें अधिक स्थान होता है और ये हवादार भी होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश भी आता है। गुफाएं। प्राचीन समय में मानव गुफाओं में रहता था। गुफाएं बड़ी तथा पत्थरों के प्राकृतिक द्वार वाली होती हैं। मानव और जंतु इन्हीं द्वारों के द्वारा अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। गुफाओं में अंधेरा होता है। ये पत्थरों वाले स्थानों पर पाई जाती हैं। आओ खेलें। उस चित्र पर क्लिक करें जो प्राचीन समय में मानव के रहने के स्थान को दर्शाता है। कच्चे घर। गांवों में घर मिट्टी तथा घास फूस से बनाए जाते हैं। ऐसे घरों को कच्चे घर कहते हैं। ये कमजोर होते हैं। ये भूकंप, तूफान और बाढ़ में आसानी से
तथा जल्दी टूट जाते हैं। कच्चे घर एक ही मंजिल के होते हैं। पक्के घर। कस्बों तथा शहरों में घर ईंटों, सीमेंट तथा कंक्रीट से बनाए जाते हैं। ऐसे घरों को पक्के घर कहते हैं। ये मजबूत होते हैं। ये भूकंप, तूफान और बाढ़ में आसानी से तथा जल्दी नहीं टूटते हैं। पक्के घर एक मंजिल या बहुमंजिली हो सकते हैं। कुछ एक मंजिल वाले पक्के घर बहुत बड़े होते हैं। ये बंगले कहलाते हैं। फ्लैट्स। फ्लैट्स बहुमंजिला पक्के घर होते हैं। इन घरों में अनेक परिवार रहते हैं। फ्लैट्स बंगले से सस्ते होते हैं। कारवां। पहियों पर बने हुए घर कारवां कहलाते हैं। ये चलते फिरते घर होते हैं। लोग इन्हें रहने तथा घूमने फिरने में प्रयोग करते हैं। कारवां बड़े और छोटे हो सकते हैं। इनमें से कुछ में बहुत अधिक कमरे होते हैं। घर बनाने वाले लोग। बहुत सारे लोग मिलकर एक घर बनाते हैं। ये वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट, इंजीनियर तथा मजदूर होते हैं। सबसे पहले एक वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट घर का डिजाइन बनाता है। इंजीनियर घर बनाने के लिए आवश्यक सामान का सुझाव देता है। इसके बाद मजदूर ईंटों और सीमेंट का उपयोग करके घर का निर्माण करते हैं। आओ खेलें। बहुत सारे लोग मिलकर एक घर बनाते हैं। लोगों को सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए चित्रों की क्रमांक संख्या बताएं। हमने क्या चर्चा की? घर हमें सर्दी, गर्मी, हवा, बारिश, जानवरों और चोरों से बचाता है। कच्चा घर कमजोर होता है तथा ये मिट्टी तथा घास फूस से बना होता है। पक्का घर मजबूत होता है तथा ये ईंट तथा सीमेंट से बना होता है। बंगले एक मंजिल वाले पक्के घर होते हैं। फ्लैट्स बहुमंजिला पक्के घर होते हैं। गुफाएं बड़ी होती हैं तथा ये पत्थरों की प्राकृतिक द्वार हैं। पहियों पर बने हुए घर कारवां कहलाते हैं। वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट, इंजीनियर और मजदूर मिलकर घर बनाते हैं। परिचय। हेलो बच्चों, आप सभी ने बाग तो जरूर देखा होगा। आओ पता लगाएं कि जब हम किसी बाग में होते हैं तो क्या होता है। हमारी आंखें हमें बाग में मौजूद खूबसूरत फूल दिखाती हैं। हमारी नाक हमें फूलों की मीठी मीठी खुशबू सूंघने में मदद करती है। हमारे कान हमें पक्षियों की सुरीली आवाज सुनाने में मदद करते हैं। हमारी जीभ हमें फलों का स्वाद चखने में मदद करती है और हमारी त्वचा हमें स्पर्श का अनुभव कराती है। हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हमें हमारे आसपास मौजूद दुनिया से परिचित कराती हैं। आओ सीखें। मानव शरीर की ज्ञानेंद्रियों को पहचान पाएंगे। हड्डियों और मांसपेशियों के कामकाज को समझ पाएंगे। शरीर की सही मुद्रा को समझ पाएंगे। ज्ञानेंद्रियां। मानव शरीर अलग अलग अंगों से बना होता है। हर अंग का अपना एक खास काम होता है। आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के बल पर हम अपने आसपास की विभिन्न चीजों का एहसास कर पाते हैं। आइए इनके बारे में जानें। आंखें। हमारे शरीर की पहली ज्ञानेंद्रिय है आंखें। सभी जीवित जीवों के चेहरे पर 2 आंखें होती हैं। आंखों से हम देख पाते हैं। इनकी मदद से हम अपने आसपास की अलग अलग चीजों को देख पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं
तो चीजों को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी आंखों को चीजों को देखने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है। कान। हमारे शरीर की दूसरी ज्ञानेंद्री है कान। हमारे सिर के दोनों ओर 2 कान मौजूद हैं। कानों की मदद से हम सुन पाते हैं। हम बजती हुई किसी घंटी, कार के हॉर्न या टेलीफोन बजने की आवाज अपने कानों के जरिए सुन सकते हैं। हम अपने कानों की मदद से अनेकों अलग अलग आवाजें सुन सकते हैं। नाक। हमारे शरीर की तीसरी ज्ञानेंद्री है नाक। हमारे चेहरे पर एक नाक है। नाक गंध सूंघने वाला अंग है। हम इसके जरिए सांस भी लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम किसी अगरबत्ती या किसी परफ्यूम की खुशबू के बीच किस तरह अंतर करते हैं और इन्हें पहचानते हैं? नाक गंध को पहचानने में हमारी मदद करती है। जीभ। हमारे शरीर की चौथी ज्ञानेंद्री है जीभ। हमारे मुंह के अंदर एक जीभ होती है। जीभ स्वाद का पता लगाने वाला अंग है। जीभ की मदद से हम ठीक से बोल भी पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा स्वादिष्ट केक या दाल के स्वाद को पहचानने में हमारी मदद करता है? हमारी जीभ किसी केक और दाल के स्वाद के बारे में हमें बताती है और उसके बीच अंतर करने में हमारी मदद करती है। त्वचा। हमारे शरीर की 5वीं ज्ञानेंद्री है त्वचा। त्वचा स्पर्श बताने वाला अंग है। यह हमारे शरीर के बाहरी हिस्से का निर्माण करती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा एक नर्म तकिए और सख्त पुस्तक के बीच फर्क पहचानने में मदद करता है? त्वचा स्पर्श के जरिए चीजों को पहचानने में हमारी सहायता करती है। आओ खेलें। सही शब्द को खाली जगह में रखकर उसे भरो। हड्डियां और मांसपेशियां। हमारा शरीर हड्डियों और मांसपेशियों से बना होता है। हड्डियां हमारे शरीर का सख्त हिस्सा होती हैं। हड्डियों के जरिए हमारा कंकाल बनता है जो हमारे शरीर को एक आकार देता है। हड्डियां हमारे शरीर को बाहरी चोटों से भी बचाती हैं। मांसपेशियां हमारे शरीर का कोमल हिस्सा हैं। मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं। हड्डियां अपने आप हिल नहीं सकती। इनसे जुड़ी मांसपेशियां हिलने डुलने में उनकी मदद करती हैं। शरीर की मुद्रा। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी हमारी कमर, कंधों और टांगों में दर्द क्यों होता है? ऐसा शरीर की गलत मुद्रा के कारण होता है। मुद्रा वह पोजीशन होती है जिसमें हम बैठने, खड़े होने या सोने के दौरान अपने शरीर को रखते हैं। सही मुद्रा में शामिल है बिना मुड़े सीधे खड़े होना। जब बैठे हों तो बिना किसी सहारे के कमर को सीधा रखना और सिर के नीचे तकिया लगाकर लेटना। हमने क्या चर्चा की? हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, जीभ से स्वाद का पता लगाते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं। हड्डियां हमारे शरीर का सख्त हिस्सा हैं। हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियां उन्हें हिलने डुलने में मदद करती हैं। मुद्रा वो तरीका है जो हम बैठने, खड़े होने या सोने के दौरान शरीर के लिए अपनाते हैं। परिचय। प्यारे दोस्तों, आप सब स्कूल कैसे जाते हैं? बस से, कार से या साइकिल से? आप जानते हैं कि ये सभी यातायात के साधन हैं। आइए अब यातायात के कुछ साधनों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। आओ सीखें। यातायात के विभिन्न साधनों के बारे में बताना। यातायात के विभिन्न साधनों को पहचानना। यातायात। प्यारे दोस्तों, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक साइकिल, बस, कार,
ट्रेन और हवाई जहाज जैसे विभिन्न साधनों के माध्यम से जाते हैं। व्यक्तियों या सामग्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना यातायात कहलाता है। यातायात के साधन। क्या आप जानते हैं कि यातायात जमीन, पानी और वायु जैसे विभिन्न माध्यमों में संपन्न होता है? इन विभिन्न माध्यमों में प्रयोग होने वाले साधन भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि हवाई जहाज हवा में उड़ता है, बस, कार, साइकिल और ट्रेन जमीन पर चलती है और जलयान पानी में चलता है। यातायात के साधन। साइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक, बस और ट्रेन। साइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक और बसें सड़क पथ पर चलती हैं। सड़क परिवहन का क्या अर्थ है? सड़क पथ दो स्थानों के बीच के उस रास्ते या मार्ग को कहते हैं जिसे यातायात के विभिन्न साधनों जैसे घोड़ा, बैलगाड़ी या मोटर गाड़ी इत्यादि के चलने के अनुकूल बनाया गया हो। ट्रेन उसके लिए विशेष तौर पर बनाई गई पटरियों पर चलती है। इन रेल पटरियों को रेल पथ कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रेल पथ उस रोड ट्रैक को कहते हैं जिस पर ट्रेन अपने पहियों की सहायता से चलती है। जल यातायात। आपने नौका, स्टीमर या जलपोत देखे होंगे। ये जल यातायात के साधन हैं। ये यान जल मार्ग पर चलते हैं। नाव झील और नदी में चलती है, जबकि जलपोत गहरे और विशाल जल राशि में चलते हैं। झील, नदी और समुद्र जल मार्ग के उदाहरण हैं। हवाई यातायात। आपने आसमान में हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज देखे होंगे। ये हवाई यातायात के साधन हैं। ये हवाई मार्ग में चलते हैं। इन यानों में पक्षी जैसे पंख होते हैं जो इन्हें उड़ने में मदद करते हैं। हमने क्या चर्चा की? व्यक्तियों या सामग्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना यातायात कहलाता है। जमीन, पानी और वायु यातायात के विभिन्न माध्यम हैं। रेल पथ उस रोड ट्रैक को कहते हैं जिस पर ट्रेन अपने पहियों की सहायता से चलती हैं। सड़क पथ उस मार्ग को कहते हैं जिस पर वाहन चलते हैं। पानी में चलने के लिए यातायात के मार्ग को जल मार्ग कहते हैं। वायु में चलने के लिए यातायात के मार्ग को वायु मार्ग कहते हैं। परिचय। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम किस ग्रह पर रहते हैं? सही है, हम सभी एक छोटे से नीले ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं। हमने आसपास सजीव चीजें जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और साथ ही निर्जीव चीजें जैसे कार, इमारतें, तालाब, झील और पहाड़ देखे हैं। ये सभी चीजें हमारे पृथ्वी ग्रह पर पाई जाती हैं। इस भाग में आप पृथ्वी और यह जिन चीजों से बनी है उसके बारे में सीखेंगे। आओ सीखें। पृथ्वी के विभिन्न भागों का वर्णन करना, जलप्रपातों को परिभाषित करना, पहाड़, पर्वत, जमीन, घाटी और मैदान को पहचानना, पृथ्वी को बचाने के विभिन्न तरीकों को बताना। हमारी पृथ्वी। दोस्तों, हम पृथ्वी नामक ग्रह पर रहते हैं जो आकार में संतरे की तरह गोल है। इसके ऊपर आकाश है और नीचे समुद्र है। हम हवा से सांस लेते हैं और पानी पीते हैं। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि हम हवा और पानी के बगैर जी सकते हैं? नहीं,
यह संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी हमें जीने के लिए हवा और पानी देती है। यह हमें रोड, रहने के लिए घर और इमारतें, खेलने के लिए पार्क बनाने के लिए जमीन भी देती है। हवा, पानी और जमीन पृथ्वी के 3 मुख्य भाग हैं। आइए अब पृथ्वी के इन भागों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हवा। सबसे पहले हवा के बारे में बात करते हैं। हवा, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे चारों तरफ मौजूद है। इसमें गैस, जल के कण, जिन्हें वाष्प भी कहते हैं, और धूल होती है। जीव और वनस्पति जीवित रहने के लिए हवा को सांस के रूप में लेते हैं। पानी। आइए अब पानी के बारे में जानते हैं। हम सभी प्यास लगने पर पानी पीते हैं। सभी पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। पेड़ पौधों की ही तरह जंतुओं को भी जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। कुआं, तालाब, जलधारा, नदी, समुद्र और महासागर पानी के सामान्य स्रोत हैं। जलप्रपात। दोस्तों, क्या आपने सुंदर जलप्रपात देखे हैं? आप हैरान हो रहे हैं कि जलप्रपात क्या होता है? दरअसल किसी नदी या धारा का पानी जब किसी पहाड़ी या पर्वत से नीचे गिरता है तो वह जलप्रपात बन जाता है। झील। दोस्तों, इसे देखें, यह झील है। चारों तरफ जमीन से घिरी विशाल जलराशि को झील कहते हैं। भूमि। पृथ्वी का जो भाग पानी से ढका नहीं है उसे जमीन कहते हैं। मैदान, पहाड़ी और पर्वत जमीन के उदाहरण हैं। आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहाड़ी और पर्वत। दोस्तों, पृथ्वी के प्राकृतिक रूप से उभरे हुए भाग को पहाड़ी और पर्वत कहते हैं। लेकिन यहां ध्यान से देखें, पहाड़ी पर्वत से छोटी होती है। मैदान और घाटी। एक समान धरातल वाले खुले क्षेत्र या भूभाग को मैदान कहते हैं। आइए समझते हैं कि घाटी क्या होती है। 2 पहाड़ियों या पर्वतों के बीच के भूभाग को घाटी कहते हैं। एक घाटी समतल, वी आकार या यू आकार की हो सकती है। पृथ्वी को बचाएं। अब आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, पृथ्वी को बचाएं पर चलें। हमारी पृथ्वी हमारे जीवन की सहायता करती है और हमें इसे बचाना चाहिए। पृथ्वी को बचाने के लिए हमें पानी या मैदान को कूड़ा फेंककर प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हमें नदी या तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर पृथ्वी को हरा भरा रखना चाहिए। हमें जंगली जानवरों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हमने क्या चर्चा की? हम सभी पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। जीवित रहने के लिए हमें सांस लेने की खातिर स्वच्छ हवा और पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए। हमारी पृथ्वी हमें जमीन, पानी और हवा देती है। पृथ्वी की मिट्टी से घिरे भाग को जमीन कहते हैं। हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है। पर्वत और पहाड़ी पृथ्वी के धरातल से उभरे हुए भाग को कहते हैं। चपटे भूभाग को मैदान कहते हैं। 2 पर्वतों या पहाड़ियों के बीच के भूभाग को घाटी कहते हैं। पृथ्वी जीवित रहने में हमारी सहायता करती है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। परिचय। मुझे हमारा परिवार पर एक प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं शुरू कहां से करूं। परेशान ना हो,
मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, क्या आप इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में मेरी मदद करेंगे? आओ सीखें। एक परिवार का वर्णन करना, परिवार का महत्व समझना, एकल, बड़े और संयुक्त परिवार के बारे में जानना और अंतर करना। परिवार तालिका। चलो सैम के घर चलते हैं। वह सैम की माता है और वह सैम के पिता हैं। देखो, वह सैम का बड़ा भाई है। और यहां देखो, सैम के दादा दादी। अब सैम के चाचा बुआ को देखो। और यहां हैं सैम के नाना नानी। एकल परिवार। सैम अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहता है। आप जानते हैं कि यह एक एकल परिवार का उदाहरण है। बड़ा परिवार। अब इस परिवार तालिका को देखो। तुमने क्या नोटिस किया? हमने नोटिस किया कि 2 से ज्यादा बच्चों वाले अभिभावक बड़ा परिवार बनाते हैं। संयुक्त परिवार। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त परिवार क्या होता है? एक संयुक्त परिवार में एकल परिवार के माता पिता और बच्चों के ही साथ उनके दादा दादी, चाचा चाची और सभी चचेरे भाई बहन एक साथ रहते हैं। परिवार के प्रकार। अब आप यह पहचानने में सक्षम हो गए हैं कि कोई परिवार एकल, बड़ा या संयुक्त में से किस प्रकार का परिवार है। घर। परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं और वो जिस जगह रहते हैं उसे घर कहते हैं। परिवार के साथ। परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं। आप जानते हैं कि वो साथ काम करते हैं, रहते हैं और साथ ही मौज मस्ती भी करते हैं। हमने क्या चर्चा की? एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के समूह को परिवार कहते हैं। एकल, बड़ा और संयुक्त परिवार के भिन्न प्रकार हैं। एकल परिवार में माता पिता और 1 या 2 बच्चे होते हैं। बड़े परिवार में माता पिता और 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में एकल परिवार के माता पिता और बच्चों के ही साथ उनके दादा दादी, चाचा चाची और सभी चचेरे भाई बहन एक साथ रहते हैं। परिचय। त्योहार का अर्थ है किसी दिन भोज देना और उत्सव मनाना। जब हम बच्चे थे तब हमारे दिमाग में त्योहार का नाम सुनते ही छुट्टी और मिठाई का ख्याल आता था, जो कि खूब मनोरंजक होता था। भारत विभिन्न धर्मों का देश होने के कारण यहाँ बहुत से त्योहार होते हैं। आइए इस पाठ में भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के बारे में जानें। आओ सीखें। त्योहार के बारे में बताना। राष्ट्रीय, धार्मिक और फसलीय त्योहार के बीच विभेद करना। राष्ट्रीय, धार्मिक और फसलीय त्योहारों की विशेषताएं बताना। त्योहार। त्योहार उत्सव मनाने का अवसर होते हैं। कुछ त्योहार एक दिन चलते हैं और कुछ कई दिन या हफ्ते भर भी चलते हैं। त्योहार का समय खुशी का समय होता है। त्योहार के दौरान हम अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं,
भगवान की प्रार्थना करते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार देते हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। त्योहारों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक त्योहार, फसलीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार पूरे राष्ट्र द्वारा मनाए जाते हैं। भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाए जाने वाले कुछ राष्ट्रीय त्योहार हैं: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और बाल दिवस। हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। गांधी जयंती। हम प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है, जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाल दिवस। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इसलिए बच्चों के प्रति उनके अनुराग को याद करने के लिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक त्योहार। धार्मिक त्योहार हमारे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मनाए जाते हैं। ये प्रत्येक धर्म के अनुसार अलग अलग होते हैं। दशहरा, दिवाली, ईद उल फित्र, रक्षाबंधन और गुरुपूर्व कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार हैं। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला एक त्योहार है। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी समृद्धि और सुख के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों को सभी बुराइयों से बचाने का वचन देते हैं। दशहरा। दशहरा एक अन्य हिंदू त्योहार है। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस दिन लोग शाम को एक बड़े मैदान में एकत्रित होकर रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतले जलाते हैं। दिवाली। दिवाली भी एक हिंदू त्योहार है। दिवाली का अर्थ होता है दियों की पंक्ति। हिंदुओं की मान्यता है कि भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद इसी दिन अयोध्या लौटे थे। हिंदू दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। वे रात को पटाखे छोड़ते हैं और मजा लेते हैं। ईद उल फित्र। ईद उल फित्र एक मुस्लिम त्योहार है। इस दिन मुस्लिम मस्जिद में प्रार्थना करते हैं और अपने दोस्तों को अपने घर खुशियां मनाने के लिए बुलाते हैं। गुरु पर्व। गुरु पर्व सिखों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन सिख गुरुद्वारा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कार सेवा करते हैं और गरीबों के लिए लंगर का आयोजन करते हैं। फसलीय त्योहार। आइए अब फसलीय त्योहारों की तरफ ध्यान दें। भारत के विभिन्न भागों में फसल की कटाई के समय फसलीय त्योहार मनाए जाते हैं। ओणम, पोंगल और लोहड़ी कुछ प्रसिद्ध फसलीय त्योहार हैं।
ओणम केरला का फसलीय त्योहार है। इस त्योहार के दौरान घर पर पकवान बनाए जाते हैं, खेल खेले जाते हैं और सरपीली नौका दौड़ में भाग लिया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का फसलीय त्योहार है। इस त्योहार के दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं और प्रचुर मात्रा में फसल होने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। लोहड़ी पंजाब का फसलीय त्योहार है। इस दिन अलाव जलाते हैं और अग्नि देवता को धन्यवाद स्वरूप नई फसल की भेंट चढ़ाते हैं। हमने क्या चर्चा की? त्योहार उत्सव मनाने का अवसर होता है। राष्ट्रीय त्योहार पूरे देश द्वारा मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और बाल दिवस कुछ राष्ट्रीय त्योहार हैं। धार्मिक त्योहार विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, ईद उल फित्र और गुरुपूरब कुछ धार्मिक त्योहार हैं। फसलीय त्योहार भारत के विभिन्न भागों में फसल की कटाई के वक्त मनाए जाते हैं। ओणम, पोंगल और लोहड़ी कुछ फसलीय त्योहार हैं। परिचय। सिमी पूजा के विभिन्न स्थानों की एक स्कूल यात्रा पर गई है। टीचर उन्हें सबसे पहले गुरुद्वारा ले जाते हैं। सिमी ने देखा कि गुरुद्वारे के अंदर किसी भी देवी देवता की मूर्ति या चित्र नहीं लगा है। इसके बजाय सिख लोग गुरुद्वारे आ रहे हैं और अपनी पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा कर रहे हैं। इस अध्याय में आप पूजा के स्थानों के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। विभिन्न धर्मों के पूजा के स्थानों के नामों को जानना। विभिन्न धर्मों की पवित्र पुस्तकों की सूची बनाना। पूजा के स्थान। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। वे पूजा के विभिन्न स्थानों पर अपने भगवानों तथा गुरुओं की प्रार्थना करते हैं। आओ अब इन्हें एक एक करके जानते हैं। मंदिर। हिंदू मंदिरों में पूजा करते हैं। वे देवी तथा देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं। रामायण तथा श्रीमद्भागवत गीता हिंदुओं की पवित्र पुस्तकें हैं। मस्जिद। मस्जिद वो स्थान है जहां मुस्लिम पूजा करते हैं। मस्जिदों में गुंबद के आकार की छत तथा लंबे टावर होते हैं, जो कि मीनारे कहलाते हैं। मुस्लिम केवल एक ही भगवान अल्लाह में विश्वास करते हैं। मुस्लिमों में शुक्रवार का दिन पूजा का विशेष दिन होता है। इस दिन मुस्लिम मस्जिद आते हैं और दिन में 5 बार अल्लाह की पूजा करते हैं। कुरान इनकी पवित्र पुस्तक है। मुस्लिम मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। गुरुद्वारा। गुरुद्वारा सिखों के पूजा करने का स्थान है। गुरु ग्रंथ साहिब उनकी पवित्र पुस्तक है। रविवार का दिन पूजा का विशेष दिन होता है। इस दिन सिख गुरुद्वारे आते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं। सिख गुरु नानक, जो कि उनके पहले गुरु थे, और 9 अन्य गुरुओं की प्रार्थना करते हैं। सिख मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। निशान साहिब द्वारा गुरुद्वारों की पहचान होती है। गुरुद्वारों में गरीबों तथा भूखों को खाना खिलाने के लिए लंगर बांटा जाता है। चर्च। चर्च ईसाइयों के पूजा करने का स्थान है। प्रत्येक चर्च के ऊपर एक क्रॉस का निशान होता है। ईसाई जीसस क्राइस्ट को भगवान का बेटा मानते हैं। वे अपने भगवान
जीसस क्राइस्ट तथा मदर मैरी की पूजा करते हैं। रविवार का दिन पूजा का विशेष दिन होता है। इस दिन ईसाई चर्च आते हैं। बाइबल उनकी पवित्र पुस्तक है। आओ खेलें। पवित्र स्थानों के चित्रों का मिलान उनके नामों से करें। हमने क्या चर्चा की? विभिन्न धर्मों के लोगों के पूजा करने के स्थान अलग अलग होते हैं। हिंदू मंदिरों में पूजा करते हैं। मुस्लिम मस्जिदों में प्रार्थना करते हैं। सिख गुरुद्वारों में प्रार्थना करते हैं। ईसाई चर्च में प्रार्थना करते हैं। परिचय। कैसे हो अमित? मैं बढ़िया हूं। तुम चिंता में दिख रहे हो, क्या बात है? कल मेरी बहन ने मुझसे एक सवाल पूछा और मैं उसका जवाब नहीं दे सका। क्या सवाल है? क्या मैं इसे हल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं? उसने पूछा कि ऐसा क्या है जो हमें फल भी देता है और लकड़ी भी, जो धरती पर पैदा हो सकता है और पानी में भी, जो घर में पाया जाता है और जंगल में भी। यह तो बहुत आसान है प्यारे। उन्हें वनस्पति या पेड़ पौधे कहते हैं। आओ सीखें। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन करना। किसी वनस्पति के मुख्य भाग का वर्णन करना। वनस्पतियों के मुख्य लाभ बताना। वनस्पति जीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज हूं। क्या आप जानते हैं कि वनस्पति हमारे मित्र भी होते हैं, क्योंकि वो हमें भोजन और जीवन यापन के लिए जरूरी दूसरी कई सामग्री देते हैं। इसके अलावा वो हमें छाया भी देते हैं। वो भी हमारी तरह सजीव होते हैं। उन्हें अपने जीवित रहने और बढ़ने के लिए आहार और जल की जरूरत होती है। उनमें भी हमारी तरह विकसित और लंबे होने की योग्यता होती है। वनस्पतियों के प्रकार। बच्चों, हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ पौधे लंबे होते हैं तो कुछ छोटे। जो पौधे बहुत लंबे और मजबूत होते हैं उन्हें पेड़ कहते हैं, जैसे आम, नारियल, नीम इत्यादि पेड़ हैं। जो पौधे पेड़ों से छोटे होते हैं उन्हें झाड़ियां कहते हैं, जैसे गुलाब या सूरजमुखी के पौधे। इनके अलावा कुछ वनस्पतियां बहुत छोटी होती हैं। इन्हें शाक कहते हैं। बैंगन और पालक शाक के उदाहरण हैं। बेल और लताएं। दोस्तों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कुछ वनस्पतियां सीधी खड़ी नहीं हो सकती और उन्हें खड़े होने के लिए सहारे की जरूरत होती है। ऐसी वनस्पतियों को बेल और लताएं कहते हैं। बेल किसी सहारे के साथ बढ़ती है, जैसे कि मनी प्लांट। लताएं जमीन पर फैलकर बढ़ती हैं, जैसे कि कद्दू और तरबूज। वनस्पतियों के अंग। दोस्तों, आइए पौधों के विभिन्न अंगों की चर्चा करें। किसी पौधे के मुख्य अंग जड़, तना, पत्ते, फूल और फल होते हैं। आइए एक एक कर इन सभी के बारे में और जानें। जड़ पौधे का सबसे निचला अंग होता है। ये मिट्टी में विकसित होती है और पौधे को जल और खनिज प्राप्त करने में सहायता करती है। तना और पत्तियां। पौधे का अगला अंग तना होता है। पौधे के कठोर भाग को तना कहते हैं, जो जमीन के ऊपर उगता है। यह पत्ते, फल
और फूल को वहन करता है। तना पौधों को सहायता भी देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तने का कौन सा भाग उन्हें फल तैयार करने में मदद करता है? बिल्कुल सही, पत्तियां करती हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है और ये तने से उत्पन्न होती हैं। फूल और फल। दोस्तों, आइए अब हम पौधे के सबसे आकर्षक और सुंदर भाग यानी फूल के बारे में जानें। फूल विभिन्न रंगों और प्रकार के होते हैं, जैसे सूरजमुखी, गुलाब या डहेलिया इत्यादि। मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग फल पसंद करते हैं। पौधे के रसदार भाग को फल कहते हैं। फल विभिन्न आकार, प्रकार और रंग के होते हैं, जैसे केला, आम, सेब या संतरा। बीज। जब हम सेब काटते हैं तो उसके अंदर क्या देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, हम छोटे भूरे बीज देखते हैं। दूसरे फलों के अंदर भी बीज होते हैं, जैसे पपीता और आम। क्या आप जानते हैं कि नए पौधे का जन्म बीज से होता है? वनस्पतियों का उपयोग। बच्चों, हम जानते हैं कि हम पौधों से खाने की सामग्री प्राप्त करते हैं। भोजन सामग्री के अतिरिक्त हम पौधों से अन्य बहुत सी चीजें प्राप्त करते हैं। बहुत सी दवाइयां व इत्र यानी परफ्यूम पौधों से बनते हैं। पेड़ हमें लकड़ी भी देते हैं। कुछ स्थानों पर लकड़ी से घर भी बनते हैं। आओ खेलें। दोस्तों, आइए आपकी जानकारी की परीक्षा लें। पौधों के विभिन्न अंगों से उनके कार्यों का मिलान करें। हमने क्या चर्चा की? हमारी ही तरह पौधे भी सजीव होते हैं। पौधे कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेड़, झाड़ियां, शाक, बेल और लताएं। पौधे हमें भोजन, लकड़ी, तेल, दवाई और सांस लेने के लिए ताजा हवा देते हैं। परिचय। नमस्कार दोस्तों, आइए साथ गाएं। नियम नियम सुरक्षा के नियम, ये हमेशा हमारी मदद करें। हम रहें शांत और प्रसन्न। आओ सीखें हम सुरक्षा के नियम। आओ सीखें। सुरक्षा के नियम बताना। प्राथमिक चिकित्सा को परिभाषित करना। प्राथमिक चिकित्सा की विधियों का वर्णन करना। हमारी सुरक्षा। दोस्तों, हम सभी टहलना, खेलना, साइकिल चलाना और तैरना पसंद करते हैं। ये गतिविधियां हमें स्वस्थ और प्रसन्न रखती हैं। लेकिन कभी कभी हम इन गतिविधियों के दौरान खुद को घायल कर लेते हैं। इसलिए हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। खेल कूद के दौरान सुरक्षा। खुले मैदान में खेलना हमें स्वस्थ रखता है, लेकिन बाहर खेलते समय कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। नीचे दिए गए सामान्य नियमों की सहायता से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। पहला, सड़क पर कभी भी नहीं खेलना चाहिए। हमेशा खेल के मैदान में खेलने को प्राथमिकता दें। जूते पहनकर खेलें। खेल के नियमों का पालन करें। बेईमानी न करें। खेलते समय लड़ाई न करें। टहलते समय सुरक्षा। यदि हम कुछ साधारण नियमों का पालन करें तो सड़क पर चलना काफी मजेदार होता है। ये नियम हैं: आपको हमेशा अपने माता पिता के साथ बाहर जाना चाहिए। उनका हाथ कसकर पकड़ना चाहिए।
पैदल पटरी पर चलना चाहिए और सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। सड़क पार करते समय हमेशा सफेद पट्टी से जाना चाहिए। चलती हुई गाड़ियों से सदैव दूरी बनाकर रखना चाहिए। यातायात बत्ती। सड़क पर चलते समय हमें यातायात बत्ती के निर्देशों का सदैव पालन करना चाहिए। इन्हें हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आइए सीखते हैं कि ये क्या बताती है। लाल बत्ती कहती है कि रुको रुको रुको, जल्दी में आगे मत बढ़ो। हरी बत्ती कहती है कि आगे बढ़ो, कोई खतरा नहीं है। और पीली बत्ती कहती है कि रुकने के लिए तैयार हो जाओ, धीरे हो जाओ और जल्दबाजी मत करो। तैरते समय सुरक्षा। यदि हम सावधानी के साथ तैरें तो तैराकी एक अच्छा व्यायाम है। सुरक्षित तैराकी के कुछ उपाय नीचे दिए जा रहे हैं। हमेशा तैराकी की पोशाक में तैरें। तरणताल का पानी पीने से बचें। तैरने के बाद स्नान जरूर करें। खाना खाने के तुरंत बाद न तैरें। बस में चलते समय सुरक्षा। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बस का प्रयोग करते हैं। बस की यात्रा काफी मजेदार होगी यदि हम निम्नांकित नियमों का पालन करें। बस में चढ़ने के लिए कतार बनाएं। बस में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की न करें। बस में चढ़ने से पहले उसे पूरी तरह रुकने दें। चलती हुई बस से न उतरें। चलती हुई बस से अपने हाथ पैर न निकालें। आग का प्रयोग करते समय सुरक्षा। आग हमें रोशनी देती है और भोजन पकाने में हमारी मदद करती है। यदि हम इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक न करें तो यह हमें जला भी सकती है। इसलिए माचिस की डिब्बी के साथ खिलवाड़ न करें। खुद पटाखे न जलाएं। आग के नजदीक न जाएं। औजारों का प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सुरक्षा। कुछ औजार जैसे चाकू, कैंची और मोटर से चलने वाले औजार हमारे बहुत काम के होते हैं। हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए उनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उनके संग कभी खिलवाड़ न करें, वे खिलौने नहीं हैं। स्विच से चालू या बंद करने वाले बटन में कभी भी अपनी उंगलियां न डालें। बिजली के तारों से छेड़खानी न करें। हमारी सुरक्षा। कई बार हम सावधान रहें तो भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और हम घायल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। हम जानने के लिए उत्सुक हैं कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। किसी जरूरतमंद को दी जाने वाली पहली चिकित्सा सहायता प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। प्राथमिक चिकित्सा। याद कीजिए कि जब पिछली बार आप साइकिल से गिरे थे तो आपके पिताजी ने क्या किया था। हाँ, उन्होंने आपके घाव को पानी से धोकर उसे रोगाणुरोधक घोल से साफ किया था। इसके बाद उन्होंने घाव पर एक पट्टी बांधी थी। यह घाव को जल्दी भरने में सहायता करती है। तो दोस्तों, यदि आप खुद को दर्द से बचाना चाहते हैं तो सुरक्षा के नियमों का पालन करें। हमने क्या चर्चा की? हमें सुरक्षित खेलने, टहलने, तैरने और बस में चलने के लिए सुरक्षा के कुछ साधारण नियमों का पालन करना चाहिए। जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है तब हमें प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत होती है। किसी जरूरतमंद को दी जाने वाली पहली चिकित्सा सहायता प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है।
परिचय। अनन्या अपनी मां के साथ कपड़े की दुकान पर खड़ी है। वह गर्मी के मौसम के लिए कपड़े खरीद रही है। वह काले रंग की एक टी शर्ट पसंद करती है, लेकिन उसकी मां उसे मना कर देती हैं। अनन्या इसका कारण जानना चाहती है। अनन्या की मां उसे बताती हैं कि गर्मियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना सही नहीं है। अनन्या कपड़ों के विभिन्न प्रकार के बारे में और अधिक जानना चाहती है। उसकी मां घर पहुंचकर उसे कपड़ों के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। बच्चों, इस अध्याय में आप मौसम के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मौसमों का वर्णन करना। विभिन्न मौसमों में पहनने वाले कपड़ों को पहचानना। मौसम। भारत में 3 मुख्य मौसम पाए जाते हैं। ये हैं गर्मी, बारिश यानी मॉनसून और सर्दी। गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होती है। गर्मियों में दिन लंबे तथा रातें छोटी हो जाती हैं। हम हल्के रंग वाले ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। हम गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम खाते हैं तथा ठंडे जूस और कोल्ड ड्रिंक आदि पीते हैं। हम अपने घरों को ठंडा रखने के लिए कूलर तथा एयर कंडीशनर चलाते हैं। बारिश यानी मॉनसून का मौसम। गर्मी के मौसम के बाद मॉनसून का मौसम आता है। इसे बरसात का मौसम भी कहते हैं। इस मौसम में चारों तरफ हरियाली हो जाती है। लोग बारिश से बचने के लिए बरसाती कोट, बरसाती जूते तथा छातों का प्रयोग करते हैं। सर्दी का मौसम। बारिश के मौसम के बाद सर्दी का मौसम आता है। ये एक ठंडा मौसम होता है। दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। सर्दी से बचने के लिए हम गहरे रंग वाले ऊनी कपड़े पहनते हैं। हम गर्म बने रहने के लिए गर्म चाय, कॉफी तथा सूप पीते हैं। हम हीटर तथा ब्लोअर का प्रयोग करके अपने घरों को गर्म रखते हैं। आओ खेलें। मौसम के नामों को उठाकर उनके संगत चित्रों के नीचे रखें। हमने क्या चर्चा की? भारत में पाए जाने वाले 3 मुख्य मौसम गर्मी, बारिश यानी मानसून तथा सर्दी है। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं तथा रातें छोटी होती हैं। बारिश यानी मॉनसून को बरसात का मौसम भी कहते हैं। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। परिचय। नमस्ते पिताजी, वहां देखिए, शर्मा अंकल अपना परिवार और घर का सामान कहीं पास में ले जा रहे हैं। प्रिय सैम, वो अपने नए घर में जा रहे हैं। अब श्री गुप्ता हमारे पड़ोस में रहेंगे। पिताजी, पड़ोस से आपका क्या मतलब है? हमारे चारों तरफ के सभी स्थान और लोग हमारे पड़ोस में शामिल होते हैं। अब आओ पड़ोस के कुछ स्थानों पर चलते हैं और उनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ सीखें। स्कूल और कॉलेज के बारे में बताना। बाजार और डाकघर के बारे में बताना। बैंक और अस्पताल के बारे में बताना।
दमकल केंद्र और पुलिस स्टेशन के बारे में बताना। रेल स्टेशन और बस स्टैंड के बारे में बताना। हमारा पास पड़ोस। सैम, हम मनुष्य हैं और हम समाज में रहते हैं और इसीलिए हमें बहुत बार एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। जैसा कि तुम जानते हो, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हमें पढ़ने के लिए अध्यापकों की जरूरत पड़ती है। हमें अपने ऑफिस की सुरक्षा के लिए चौकीदार की जरूरत पड़ती है। बेटा, आओ बाहर चलें। मैं अपने पड़ोस के कुछ स्थानों से तुम्हारा परिचय कराऊंगा। बाजार। सैम, यहां देखो, यह बाजार है। हाँ, कल हमने इसी बाजार से खिलौने और कपड़े खरीदे थे। हम बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं। पिताजी, मुझे याद है, आप बाजार से सब्जी और फल खरीदते हो। हाँ, यह सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। डाकघर। यह डाकघर है। लोग डाक के डिब्बों में पत्र डालते हैं और वहां से वो डाकघर में आते हैं। डाकिया इन चिट्ठियों को इकट्ठा करके हमारे पास लाता है। आओ अब आगे बढ़ें। अस्पताल। बेटा, यह अस्पताल है। यहां डॉक्टर बीमार लोगों का इलाज करता है। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है क्योंकि वो हमारा जीवन बचाते हैं। पिताजी, मैं इसे याद रखूंगा। क्या अब हम आगे बढ़ें? दमकल केंद्र और पुलिस स्टेशन। पिताजी, यह कैसी इमारत है? यह एक दमकल केंद्र है। जब किसी इमारत या घर में आग लग जाती है तो दमकल केंद्र वाले हमारी मदद करते हैं। लोग इन्हें अग्नि योद्धा भी कहते हैं। पिताजी देखिए, यहां एक पुलिस वाला खड़ा है। यह कैसी इमारत है? ओह, वह पुलिस स्टेशन है। पुलिस अधिकारी शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखकर हमारी सहायता करते हैं। वो अपराधियों को पकड़ते हैं और उन्हें जेल भेजते हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड। पिताजी, मैं थक रहा हूं। क्या हम घर चलें? ठीक है बेटे, चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं। यह रेलवे स्टेशन है और इसके सामने बस स्टैंड है। लोग ट्रेन और बस से यात्रा करते हैं। ट्रेन और बसें हमारे शहर को विभिन्न स्थानों से जोड़ती हैं। परिचय। हे जैकी, यह देखो। यह गेंद जैसा दिखता है, लेकिन यह असली गेंद नहीं है। फिर यह क्या है? हैरी, यह फुटबॉल की छाया है। यह इसलिए बनी है क्योंकि फुटबॉल ने सूरज की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया है। इसलिए आओ अब छाया और इसके बनने के बारे में कुछ जानते हैं। आओ सीखें। छाया को पहचानना। छाया के निर्माण का कारण बताना। प्रकाश के स्रोत के आधार पर छाया की दिशा जानना। छाया। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले यह चर्चा करते हैं कि छाया होती क्या है। दरअसल छाया एक अंधेरा क्षेत्र होती है जिसका निर्माण किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के अवरुद्ध हो जाने के कारण होता है।
स्कूल व कॉलेज। यह स्कूल है। पिताजी, यह वही स्कूल है जहां मैं रोज पढ़ने आता हूं। मैं अपने स्कूल से प्यार करता हूं। मुझे स्कूल में पढ़ना और अपने दोस्तों के संग खेलना पसंद है। बढ़िया। वह देखो, वह कॉलेज है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज जाओगे। छाया अपनी दिशा बदलती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रकाश के स्रोत की दिशा बदलने के साथ ही छाया की दिशा भी बदलती रहती है। उदाहरण स्वरूप, जब सूरज पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है तो पेड़ों की छाया बदलती रहती है। दिन भर में कभी यह छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। आओ देखें यह कैसे होता है। सुबह के वक्त छाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। सुबह सूर्य पूर्व में होता है, इसलिए चीजों की छाया पश्चिम की तरफ बनती है। अब जरा इसकी लंबाई देखो। ज्यों-ज्यों सूर्य पश्चिम की तरफ बढ़ता है, छाया का आकार बदल जाता है। दोपहर के वक्त छाया। यह दोपहर का वक्त है और सूर्य सिर पर है। क्या आपने इस पेड़ की छाया पर ध्यान दिया? पेड़ की छाया अब छोटी हो गई है। शाम के वक्त छाया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, इसलिए शाम को चीजों की छाया पूर्व में बनती है। इसलिए दोस्तों, हमने देखा कि जैसे जैसे सूर्य अपना स्थान बदलता है, वैसे वैसे किसी छाया का आकार भी बदलता है। छाया की दिशा। हे दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया कि छाया हमेशा प्रकाश के स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है? हमने क्या चर्चा की? छाया एक अंधेरा क्षेत्र होती है। जब प्रकाश किसी वस्तु से अवरुद्ध हो जाता है तो छाया का निर्माण होता है। यह दिन भर समय के साथ अपनी दिशा और लंबाई बदलती है। यह सदैव प्रकाश के स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। हमने क्या चर्चा की? हमारे चारों तरफ के सभी स्थान और लोग हमारे पड़ोस में शामिल होते हैं। स्कूल और कॉलेज में हम नई और अच्छी चीजें सीखते हैं। हम बाजार से विभिन्न सामान खरीदते हैं। लोग डाकघर के माध्यम से पत्र भेजते और पाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं और दवा देते हैं। लोग अपना धन और आभूषण सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा करते हैं। अग्नि योद्धा और पुलिस अधिकारी जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। बसें और रेलें दूर के स्थानों को जोड़ती हैं।